सो हे फ्रेंड्स, दिस इज मेरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होते ही हम इस कहानी की हीरोइन को देखते हैं, जिसको कुछ लोग बोल रहे थे कि अभी आप यहाँ से नहीं जा सकते, मिस्टर फू थोड़ी देर में आ जाएंगे, उसके बाद एंगेजमेंट होगा। अब ये मिस्टर फू कौन थे? तो मिस्टर फू उसके होने वाले हस्बैंड थे और वो किसी और लड़की के लिए अपनी फियांसे को उसके एंगेजमेंट वाले दिन छोड़ के चले गए थे। अब ऑब्वियसली इस सिचुएशन में तो कोई भी लड़की वहाँ रुकना नहीं चाहेगी। सेम हमारी हीरोइन भी नहीं रुकना चाह रही थी, पर उन गार्ड्स का क्या, वो तो उसको जाने ही नहीं दे रहे थे। तभी वहाँ आते हैं सभी को पीटते हुए हमारे इस कहानी के हीरो, और अच्छे से सबका कुटाई करके हीरोइन को लेके जाते हैं वहाँ से। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे जब हीरोइन का नींद खुलता है तो पता चलता है कि रात में उन दोनों के बीच सब कुछ हो गया था। तो अब ये सब कुछ रियलाइज करने के बाद वो आराम से उठ के बैठ जाती है, और जब वहाँ पे हीरो आते हैं जिनका नाम यानसेन था, उनको देखते ही वो एक चाटा जड़ देती है उनको और उनपे चिल्लाना शुरू कर देती है। वो उनसे पूछती है कि तुम अपना औकात भूल गए हो क्या? तुम्हारा हिम्मत कैसे हो गया मेरे साथ ये सब कुछ करने का? अब वो कौन थे ये तो हमें नहीं पता चलता, पर वो अपनी नजरें झुकाए में थे और सीधे अपना ड्रेस खोल देते हैं और उनके बॉडी पे जो मार्क्स था वो उसको दिखाते हैं। तब उसको भी याद आता है कि वो तो उसको चुपचाप ला के गाड़ी में बिठा दिए थे, पर वही थी जो उनको फोर्स कर रही थी किस करने के लिए। तो अब जब फोर्स कर रही थी तो नतीजा भी तो उसी को भुगतना पड़ेगा ना। तो उसके साथ जो हुआ ये उसका आउटकम था। पर वो प्रेजेंट में पूछती है कि मैंने तुम्हें फोर्स किया तो तुम रिफ्यूज क्यों नहीं किए? वो कहते हैं कि जब से मैं आपका बॉडीगार्ड बना हूँ तब से किसी भी चीज के लिए मैंने मना नहीं किया। तब हमें दिखाया जाता है कि एक बार पास्ट में जब वो रेसलिंग जीते थे तब वो उनको अपना बॉडीगार्ड बनाई थी। तो अब प्रेजेंट में वो तो कुछ नहीं बोलती, वो वहाँ से जाने लगती है, पर वो खुद ही उससे पूछते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहेंगे जो भी आप करी है उसका? पर अब वो पूछती है कि कैसे रिस्पॉन्सिबल होना है, जिसपे उसको आंसर मिलता है कि शादी कर लो मुझसे। अब ये सुन के उसको तो ऐसा लग रहा था कि हो सकता है वो उससे शादी इसलिए करना चाह रहा है ताकि वो सू फैमिली का प्रॉपर्टी हथिया सके। पर आगे कुछ बात हो, इसी पॉइंट पे उसकी दादी का फोन आता है जो कि हॉस्पिटलाइज थी, और उनको पता था कि उनकी पोती का एंगेजमेंट हो चुका है। तो वो अपने फियांसे को लाने के लिए कह रही थी हॉस्पिटल, क्योंकि उनसे कुछ बात करना था उनको। अब लाने के लिए तो वो मान जाती है दादी के पास और बात करके फोन भी कट कर देती है, पर हस्बैंड तो कोई होना चाहिए ना उसके पास, इसीलिए वो शादी के लिए मान जाती है। पर कुछ कंडीशंस था, और कंडीशन ये था कि ये शादी आधा साल के लिए ही वैलिड रहेगा, और दूसरी बात की ये पब्लिक नहीं होगा, और तीसरी बात की हर चीज में फाइनल डिसीजन उसी का रहेगा। यानसेन को ऑब्जेक्ट करने का कोई राइट नहीं है। अब इतना सारा कंडीशंस बताने के बावजूद यानसेन को कोई प्रॉब्लम नहीं था उससे शादी करने में, वो तो झट से मान जाते हैं। अब ऐसा भी क्या मजबूरी था उनके पास जो इतना सारा कंडीशन होने के बावजूद वो मान गए शादी करने के लिए? तो ना जी ना, कोई मजबूरी नहीं था। और कैसे मजबूरी नहीं था ये जानने के लिए हमें हीरोइन के प्रीवियस लाइफ में जाना पड़ेगा। जी हाँ, ये उसका दूसरा लाइफ था। तो उस लाइफ में पता चलता है कि यानसेन जो थे वो गू फैमिली के इकलौते वारिस थे, और आज वो प्रपोज करने जा रहे थे हमारी हीरोइन को। पर तभी उनको पता चलता है कि हीरोइन का एक्सीडेंट हो गया रास्ते में ही, जब वो प्राइवेट शेयर होल्डर इलेक्शन मीटिंग में जा रही थी तब, और इस वजह से उसका डेथ हो जाता है। तो अब वो उसको तो नहीं बचा पाए, पर उसके मौत के लिए जो जो लोग जिम्मेदार था वो सभी को मरवा देते हैं, जैसे कि मिस्टर फू और उसकी मिस्ट्रेस, जिसके लिए वो अपने प्रेजेंट टाइम में अपने एंगेजमेंट वाले दिन उसको छोड़ के चला गया था, उसको भी मरवा देते हैं। और ये सब करने के बाद सुतांग के साथ खुद भी मर जाते हैं। जी हाँ, हमारी हीरोइन का नाम सुतांग था। पर अब इस लाइफ में सुतांग उनको मिल चुकी है, तो चाहे कुछ भी हो जाए वो उसको हर कीमत पे प्रोटेक्ट करेंगे, और इसी के लिए तो वो उसका बॉडीगार्ड बने हैं। तो अब थोड़ी देर बाद जाके वो लोग सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं। जी हाँ, उन लोग का मैरिज सर्टिफिकेट, अब उन लोग का शादी हो गया था ना। तो अब ये सब करने के बाद सुतांग वहाँ से जा रही थी, तभी उसको मिस्टर फू मिलता है। ऑब्वियसली वो उसका फोन आंसर नहीं कर रही थी, इसलिए वो गुस्सा था उस पर। वो उसको सुनाया जा रहा था और साथ में एक्सप्लेन भी कर रहा था कि उस दिन वो क्यों नहीं आ पाया। उसकी जो मिस्ट्रेस थी ना, उसका नाम था चुनिंग, और उसको सच में फू का नीड था, बस इसीलिए वो चला गया उसके पास। इस बात पे सुतांग सीधे उससे पूछते है कि वो मर गई क्या? अब ऑब्वियसली उसको गुस्सा बहुत आ जाता है, क्योंकि मरने की बात ये थोड़ा ज्यादा था फू के लिए, पर सुतांग के लिए ये सब चीज नॉर्मल था। और वो जो किया है, एक लड़की का फोन कॉल आने पे अपना एंगेजमेंट छोड़ के चले जाना, ये बहुत ज्यादा था उसके लिए। तो इसलिए वो उसको ये भी बता देती है कि वो अपना एंगेजमेंट तोड़ चुकी है और अंदर जाने लगती है। ऑब्वियसली वो उसका पीछा करेगा, पर इसी चीज के लिए तो थे उसके पतिदेव, यानी कि उसके बॉडीगार्ड। तो वो उसको ना उसके पास जाने देते हैं और न छोड़ते हैं, थोड़ा बहुत तो मारते ही हैं। तो वो भी जब अंदर जा रहे थे तब उनका असिस्टेंट, यानी कि गू फैमिली के इकलौते वंश तो अभी भी वो है ना, तो वो उनसे पूछते हैं कि वो अपने फैमिली का बिजनेस कब टेक ओवर करेंगे, जिसपे वो आंसर देते हैं कि जब तक सू फैमिली का सारा खतरा टल नहीं जाता तब तक उनको अपना आइडेंटिटी छिपा के ही रखना पड़ेगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। सुतांग अपनी फ्रेंड से ऐसे ही बातें कर रही थी क्लब में बैठ के, तभी उसके पास आती है चूनिंग, और वो सीधे हॉस्पिटल से आई थी। पर क्या करने आई थी? तो माफी मांगने आई थी वो सुतांग से। अब सुतांग तो उसके बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, पर वो ही उसके पाँव पे गिर जाती है। वो कहती है कि मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं किसको बुलाऊं, इसीलिए मैंने फू को कॉल कर दिया, और वो आके मुझे हॉस्पिटल लेके गया था। तब मैंने उसे बोला भी
था कि वो आके अपना एंगेजमेंट कंटिन्यू कर ले, पर वही बोला कि वो कोई और दिन कर लेगा। और आपका और मेरा क्या कंपैरिजन, मैं आपका आदमी आपसे कैसे छीन सकती हूँ। अब ये सब बात सुनकर वो कहती है कि वैसे भी जो तुम में इंटरेस्टेड होगा वो मेरे लिए कोई कचरा से कम नहीं है। अब इस पॉइंट तक वो उसका पाँव पकड़ चुकी थी, तो वो भी उसको पाँव से धक्का दे देती है और इस चक्कर में वो गिर जाती है। अब ये सब नजारा तो फू भी देख लिया था, तो वो आके चिल्लाना शुरू कर देता है सुतांग पे। ऑब्वियसली उसको कहता है कि चूनिंग हॉस्पिटल से सीधी आई है तुमसे माफी मांगने के लिए और तुम अभी भी उसको हिट कर रही हो। पर चूनिंग तो उसी को समझाने में लगी हुई थी कि हो सकता है सुतांग का ये मतलब ना हो। अब इस पॉइंट पे सुतांग उसको कहती है कि ज्यादा नाटक करने की ना कोई जरूरत नहीं है, तुम जानबूझ के गिरी हो। पर वो तो उसके फ्रेंड को भी सुनाने लगता है और सुतांग को कहता है चूनिंग से माफी मांगने के लिए। अब वो तो सीधे उठती है और एक थप्पड़ जड़ देती है, क्योंकि वही बोला ना कि वो उसको हिट की। तब सुतांग के ऊपर जब इल्जाम लग ही चुका है तो क्यों ना वो काम ही कर लिया जाए, इसीलिए बस उसको दे देती है एक चाटा। और इस बात पे वो ज्यादा बोलता है तो उसको भी देती है एक चाटा और उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहती है। पर चूनिंग तो उसका हाथ पकड़ के माफी मांगना शुरू कर देती है, मतलब नौटंकी करना शुरू कर देती है। तो वो उसको धक्का देती है और इस वजह से वो भी उसको धक्का देता है। पर उसके पास तो थे ना उसके बॉडीगार्ड, तो वो उसको थाम लेते हैं और उसके बाद वो जो हाथ से उसको धक्का दिया था वो हाथ भी तोड़ देते हैं। और सिर्फ हाथ ही नहीं तोड़ते, अच्छा खासा कुटाई भी करते हैं और उसके बाद उसको अच्छा खासा सुना के वहाँ से दोनों ही निकल जाते हैं। पर उसको पैदल चलने नहीं देते हैं, क्योंकि वो उसको धक्का दे दिया था ना, तो उसके पाँव में कुछ हो गया था। तो इस वजह से वो उसको गोद में उठाते हैं और दूसरे हाथ में हील ले लेते हैं वैसे उसका, और उसको गोद में ही घर लेके आते हैं और घर पे जाके उसके पाँव का मसाज भी करते हैं। वैसे वो उनको खुद के करीब करती है पर फिर दूर भी कर देती है, ये बोल के कि मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, जब मैं तुम्हें अलाउ करूंगी तभी तुम मेरे करीब आ सकते हो। अब उस टाइम पे वो उसके लिए एक डायमंड रिंग लेके आए थे। वैसे तो वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली था, पर उनके पास कहाँ से आए इतना पैसा, वो पूछती है पर वो कुछ नहीं बताते। तो बस इतना कहते हैं कि बहुत लंबा कहानी है और इतना बोल के वो रिंग उसको पहना देते हैं। और आगे कुछ वो और बोले इससे पहले वो उसको किस भी करना शुरू कर देते हैं। तो अब अच्छे से उसको सुलाने के बाद वो जाते हैं अपने असिस्टेंट से मिलने के लिए। उनका असिस्टेंट उनको सू फैमिली का फाइनेंशियल रिपोर्ट दिखाता है, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर हुआ था ना उनके पास्ट लाइफ में सुतांग के साथ, और इसी वजह से तो उसका डेथ हुआ था। तो प्रॉब्लम फाइंड आउट करना बहुत जरूरी था। तो अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। वो दोनों एक पार्टी में जा रहे थे और उस पार्टी में फू भी आने वाला था और फू से इंटरेक्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था सुतांग को, तो इसलिए वो पहले ही अपना इच्छा उनको बता देती है ताकि जो भी हो वो संभाल ले। अब उसी पॉइंट पे उसके पापा और भाई वहाँ पे आ जाते हैं। पापा तो बहुत गुस्सा में थे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि उनकी बेटी एक बॉडीगार्ड से शादी कर ली है, इसलिए वो उसको कह रहे थे कि इसको डिवोर्स दो और फू फैमिली में शादी करो। अब वैसे उसके पापा और भाई उसको कुछ खास पसंद नहीं करते थे, पर इस फैमिली की मेंबर तो वो भी थी ना, और वो ऐसे लो क्लास पीपल यानी कि अपने बॉडीगार्ड से शादी कर ली है तो पूरा फैमिली का नाम बदनाम होगा। पर वो अपने पापा को सीधे सीधे बोल देती है कि वो याशिन को डिवोर्स नहीं देगी। अब ये सारा बात जब चल ही रहा था तभी वहाँ पे फू भी आ जाता है। अब उसको तो सुतांग के शादी के बारे में कुछ नहीं पता था, तो उसको तो बस इतना ही लग रहा था कि वो थोड़ी देर के लिए नाराज है। तो वो उसके पापा को भी कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, शादी का जहाँ पे प्लानिंग हुआ था वैसे ही होगा। वैसे वो इसलिए बोल रहा था क्योंकि सुतांग के पापा फू से कहते कि तुम ऐसे एंगेजमेंट से बाहर जाके सही नहीं की है। पर फिलहाल उसके पापा कहते हैं कि मैंने सुना है इस पार्टी में गू फैमिली का हेड भी आएगा। अब फ्लेक्स करने के लिए तो वो कह देता है कि गू फैमिली और फू फैमिली दोनों में बहुत अच्छा कोऑपरेशन होता है, पर रियलिटी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसी टाइम पे गू फैमिली का हेड वहाँ पे आता है और वो ऑब्वियसली यानसेन तो बिल्कुल भी नहीं थे, वो कोई और ही आदमी था और उसी को गू फैमिली का हेड समझता है फू। तो इससे तो श्योर हो जाता है कि वो बिल्कुल भी जानता नहीं था कि कौन है गू फैमिली का हेड, वैसे कोई भी नहीं जानता था। पर वो आदमी आके यानसेन को कुछ बोलता है। अब इस चीज से सभी को डाउट हो जाता है कि एक बॉडीगार्ड गू फैमिली के हेड को कैसे जानता है, पर फिर एक्चुअल बात उसको याद आ जाता है। ऑब्वियसली यानसेन का आइडेंटिटी यहाँ पे रिवील नहीं करना है, तो वो बस कह देता है कि ये मेरा दूर का रिश्तेदार है। इस पॉइंट पे सुतांग भी उनसे पूछती है कि तुम्हारा ऐसा कोई रिश्तेदार है, मुझे तो आज तक नहीं पता चला। जिसपे वो कहते हैं कि बहुत दूर का है तो बात नहीं होता है यूजुअली इसी वजह से। अब उस टाइम पे वो फिर से उनको बोलता है कि आपको याद है गू फैमिली में हम एक बार गए थे, मैं अपने पापा के साथ गया था, हम लोग डिनर भी किए थे। पर वो कहते थे कि मुझे ऐसे लोग याद नहीं रहते एक्चुअली। बेचारा सबके सामने अच्छा खासा इंसल्ट हो जाता है उसका। अब उस पॉइंट पे सुल्तान के पापा को रियलाइज होता है कि वो जिस रीजन से अपनी बेटी का शादी करवा रहे थे उसे, यानी कि वो ये चाहते थे कि अगर रिश्ता हो जाएगा तो फूका तो ऐसे भी जान पहचान है गू फैमिली में, तो उनके बिजनेस में भी फायदा होगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। पर इधर तब तक फेक मिस्टर गू सुल्तान के पापा को कहते हैं कि वो उनके प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है, बस इसलिए क्योंकि उनका दूर का रिलेटिव यहाँ पे काम कर रहा है। तो वो लोग प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। तो प्रोजेक्ट तो उस फैमिली को मिल गया था, तब पूरा फैमिली मिलकर डिस्कस करने बैठता है। सुल्तान के पापा चाहते थे कि इस प्रोजेक्ट को लीड करे उनका बेटा, पर सुल्तान साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि ये प्रोजेक्ट मेरे हस्बैंड की वजह से मिला है, यानी कि यानसेन की वजह से, तो ये प्रोजेक्ट पे काम मैं करूंगी। अब ये बात सुन के उसका भाई
यानसन के बारे में बहुत सारा बुरा भला बोलने लगता है। वो तो गुस्सा ही जाती है, उसको कहती है बाहर चलने के लिए और बाहर जाकर उस पर हाथ भी उठाती है और साथ में उसको कहती भी कि अगली बार मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ भी बोलोगे ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। पर अब ये तो तय था कि ये प्रोजेक्ट पे काम वही करेगी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है फू फैमिली में। फू के पापा भी उसको बोल रहे थे कि जल्दी से सब कुछ सॉर्ट आउट करो और ताक से शादी करो, पर वो शादी क्यों करवाना चाहते थे? तो वो इसलिए करवाना चाहते थे ताकि सू फैमिली का आधा प्रॉपर्टी उनको मिल जाए। अब वो तो गलत फैमिली में ही था ना कि वो उस पर सिर्फ गुस्सा है और उसको ऐसा लगता था कि वो सुताक को मना भी लेगा जल्दी, तो वो अपने पापा को भी यही आश्वासन देता है। पर देखते हैं क्या होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। वो उसको हेड मसाज दे रहे थे और वो उनसे बातें कर रही थी। वो उनको बोल रही थी कि पता है मेरे पापा को ऐसा लगता है ना कि हर चीज में सिर्फ मेरा भाई ही अच्छा है, पर उनको ये भी तो सोचना चाहिए ना कि ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ है। अब इस बात पे वो उससे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आप ऐसा नहीं चाहती है कि आप अपने भाई से कम्पीट करो, आप बस इतना चाहती हो कि आप अपने पापा को खुद को प्रूव कर पाओ। अब ये सुन के वो उनको कहती है कि ऐसा मत जताओ कि तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, पर तुम्हारा और मिस्टर गू का ऐसा क्या रिश्ता है कि तुम्हारे वजह से वो हमें ये प्रोजेक्ट दे दिए। वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस हम लोग दूर के रिश्तेदार हैं। अब इस बात पे वो उनसे पूछती है कि तुम सच में कुछ नहीं छिपा रहे हो मुझसे। अब इस बात पे वो सीधे उसके सामने आके बैठ जाते हैं। वो उससे कहते हैं कि जो आप चाहती हो वो सब मैं करूंगा, बस आप कभी भी मेरे सिंसियरिटी पे डाउट मत कीजिएगा। ये सुन के वो सीधे खड़ी होती है और उनको कहती है कि हमारी शादी सिर्फ आधा साल के लिए हुई है, तो कोई भी दूसरा थॉट्स मेरे बारे में लाने का सोचना भी मत। इतना बोल के वो चली जाती है। अब आधी रात में चोरी चुके वो जाके एक गाड़ी में बैठते हैं जिसमें उनका आदमी उनका वेट कर रहा था। वो उसको कुछ पता लगाने के लिए गए थे, यही सब कि सू फैमिली में किसका खतरा है और किसका नहीं। तो उनके प्रीवियस लाइफ में तो उनको यही पता चला था ना कि फू फैमिली की वजह से सुतांग का वो सब हाल हुआ था, इट मींस डेथ हुआ था। पर अभी उनको ऐसा लगता है कि नहीं, इसके पीछे जरूर किसी बड़े आदमी का हाथ होगा, क्योंकि फू फैमिली का उतना औकात नहीं है कि वो सुतांग के साथ कुछ ऐसा कर पाए। इसीलिए वो उसको बोल देते हैं कि सू फैमिली के कांटेक्ट में जो लोग भी आते हैं सभी पे नजर रखने के लिए। अब ये सब तो ठीक था, पर जब बात चल रहा था तभी कार के बाहर सुतांग आ जाती है। अब उसको कुछ शक न हो उन पे, इसलिए वो जल्दी से निकलते हैं और उसको उल्टी तरफ घुमा देते हैं ताकि वो आदमी इजीली भाग जाए। और माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो उससे पूछते हैं कि तुमको क्या लग रहा है, तुम्हारा हस्बैंड तुमको चीट कर रहा है? वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आधी रात को क्या ताका झाकी चल रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे। जिसपे वो कहते हैं कि तुम्हें बोल रही थी कि कल दादी माँ से मिलने जाना है, तो वही सारी चीजों का अरेंजमेंट कर रहा था। मतलब कल जो जो चीज लेके जाना है वो सब यहाँ पे रख रहा था। और वाकई में उनके गाड़ी में सब कुछ था भी, जो कि वो उसको दिखा भी देते हैं। तो अब उसके पास कुछ भी नहीं रह जाता बोलने के लिए। तो अब नेक्स्ट से दोनों ही रेडी हो जाते हैं दादी माँ से मिलने जाने के लिए। पर वो तो अपने बॉडीगार्ड टाइप की ड्रेस में थे अभी भी, तो वो उनको लेके जाती है चेंज करवाने के लिए। पर बाकी लड़कियां उनको इतना ना तार रही थी, तो इससे उसको थोड़ा थोड़ा जलन जरूर फील होने लगा था। तो वो अपने हस्बैंड को लेके जाती है वहाँ से जल्दी। तो अब दोनों दादी माँ के पास पहुँच भी जाते हैं। दादी माँ से तो वो अपने हस्बैंड को इंट्रोड्यूस करवा देती है। दादी भी बहुत खुश होती है उसको देख के। उसके बाद उसको डॉक्टर से मिलने के लिए जाना था, तो वो चली जाती है। तो अब दादी माँ उनसे बात करने की कोशिश करती है। वो उनसे पूछती है कि तुम पसंद करते हो सुल्तान को? वो कहते हैं पसंद नहीं, मैं तो प्यार करता हूँ उससे। अब दादी माँ इतनी तो एक्सपीरियंस थी कि उनको पता चल जाता है कि सुल्तान उनको कुछ खास पसंद नहीं करती। तो वो उनको कहती है कि एक न एक दिन सुल्तान तुमको जरूर पसंद करने लगेगी, बस उसका थोड़ा टेम्पर कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। और वो इसलिए क्योंकि उसके पापा को सिर्फ और सिर्फ रेपुटेशन का ही पता रहता है, और इसीलिए इसके पापा को ऐसा लगता है कि एक लड़की है तो क्या ही कर लेगी, और बस खुद को प्रूव करने में ये हमेशा लगी रहती है। उनकी ये सारी बातें सुन के वो दादी माँ को आश्वासन दिलाते हैं कि वो सुल्तान से बहुत प्यार करते हैं और उसके साथ वो कभी भी कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। अब दादी फिर से उनसे पूछती है कि सुतांग में तुमको अच्छा क्या लगा है? इस पॉइंट तक बाहर सुतांग भी आ चुकी थी और वो कुछ उनकी बातें सुन पाती इससे पहले वो फू और उसकी मिस्ट्रेस को देख लेती है हॉस्पिटल में। तो अब वो सोच में पड़ जाती है कि ये लोग हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं, तो इसलिए वो उनके पीछे पीछे चल देती है। एंड देन अंदर वो आंसर देते हैं कि मैं उसको बहुत टाइम से पसंद करता हूँ, पर अनफॉर्चुनेटली वो तो कुछ भी नहीं सुन पाती। बाहर सुतांग उन लोगों पे नजर रख रही थी, पर पकड़ी ही जाती उन लोगों को देखते हुए। पर उसी टाइम पे वहाँ पे यानसेन आ जाते हैं और वो उसको बचा लेते हैं, और वो पकड़ी ना जाए इसलिए और अच्छे से उनको हकर लेती है। पर फिर उन लोग के जाने के बाद छोड़ भी देती है। इधर चूनिंग को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वैसे तो फू को कोई दिक्कत नहीं था इस बच्चे को एक्सेप्ट करने में, पर फिलहाल वो नहीं कर सका, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसके और सू फैमिली के बीच में शादी नहीं हो पाएगा। इन शॉर्ट उसके फैमिली पे इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए वो इस बच्चे को अभी एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था। पर चाहे कुछ भी हो जाए, चूनिंग इस बच्चे को कुछ भी होने देना नहीं चाहती थी। पर फिलहाल वो लोग इस बारे में बिल्कुल भी बहस नहीं करते हैं, अपने घर चले जाते हैं। और उनके बीच में जो भी बातचीत हुआ था वो सबको सुनती है सुतांग, और साथ में उसके हस्बैंड भी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक पार्टी में, जो कि अरेंज किया था सुतांग का भाई। वैसे वो इसलिए अरेंज किया था क्योंकि वो भी चाहता था कि फू और
और सुतांग का शादी हो जाए, तो इसलिए बस वो फू का हेल्प ही कर रहा था और कुछ नहीं। तो उस पार्टी में फू आ भी जाता है। वैसे उसका प्लान था आज प्रपोज करने का सुतांग को, और वहाँ पे जो भी अरेंजमेंट्स था सारा कुछ सुतांग के ही पसंद का था। तो आज वो पूरा श्योर था कि चाहे कुछ भी हो जाए सुतांग तो मान ही जाएगी। पर यहाँ पे उसको बुलाएगा कौन? तो बुलाता तो उसका भाई ही है, पर फॉर्मल मीटिंग है इस नाम से। तो वो आ भी जाती है, पर जब आती है तब पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से वो अपने भाई को अच्छा खासा डांटती भी है। पर आज भी वो अकेले नहीं आई थी, अपने बॉडीगार्ड को अपने साथ लेके आई थी। पर अपने भाई से कुछ भी बहस आगे हो इससे पहले वो लेके जाता है उसको फू के सामने, और वो उसको लगे हाथों प्रपोज कर देता है शादी करने के लिए। और वैसे उसका आंसर हाँ ही हो, इसलिए वो वहाँ पे रिपोर्टर्स को भी बुलाता है। वहाँ खड़े सारे लोग भी उसको शादी करने के लिए बोलने लगते हैं, मतलब होता है ना, चीयर्स करने लगते हैं। अब वो रिंग भी उठा लेती है, पर वो कहती है कि मैं शादी कर तो लूं, पर तुम्हारे बच्चे का क्या? वो तो भूल ही गया था मानो। वो कहता है कौन सा बच्चा? पर वो याद दिलाती है कि तुम्हारा और चूनिंग का बच्चा। इसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो चूनिंग से मिली थी, और वो उसको कही थी कि अगर तुम दोनों साथ होना चाहते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो प्रेजेंट में वो फू को रिपोर्ट भी दिखाती है, वो देखता भी है, पर फिर कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि अगर वो प्रेग्नेंट है भी तो ये बच्चा मेरा नहीं है। इस बात पे वो उससे कहती है कि तुमको क्या लगता है हॉस्पिटल में जो भी सर्विलेंस कैमरास है वो सब सिर्फ देखने के लिए लगे हुए हैं क्या? तो अब इसके आगे वो कुछ नहीं कह पाता। वो तब तक जाने लगती है तो वो भी पीछे पीछे भागता हुआ आता है, पर यान सिंह उसको उसके पास आने नहीं देते। जिस बात पे वो भड़क जाता है कि तुम सिर्फ एक बॉडीगार्ड हो, तो मुझे रोकने का हिम्मत कहाँ से कर ली है तुम? अब इस पॉइंट पे वो सभी के सामने बताती है कि वो मैरिड है, और अपने हस्बैंड को अच्छे से पकड़ के सभी को इंट्रोड्यूस भी करवाती है। हाँ, शुरुआत में तो भरोसा नहीं होता फू को, पर वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी लेके घूम रहे थे, तो वो सबको वही दिखाते हैं। और ये प्रूव करने के बाद आराम से दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ से चले जाते हैं। अब फू को भरोसा हो ना हो, लेट से हो जल्दी हो, ये उस पर डिपेंड करता है। इधर वो अलग जाके पूछती है अपने हस्बैंड से कि तुम पूरा टाइम मैरिज सर्टिफिकेट क्यों अपने पास रखते हो? जिसपे वो कहते हैं कि अगर आज नहीं रखता तो थोड़ा टफ होता है ये चीज प्रूव करने में। बाय द वे वो अचानक से पब्लिकली क्यों बोल दी सबको? ये बात तो शादी के पहले ही हुआ था ना कि ये चीज पब्लिकली करना है। वो कहती है कि अगर पब्लिक नहीं किया जाता तो मुझ पे और मेरी फैमिली पे इफेक्ट पड़ता। तो ठीक है ना, 6 महीना का शादी है तो 6 महीना बाद डिवोर्स भी अनाउंस हो जाएगा, क्या दिक्कत है? अब इस बात पे वो कहते तो कुछ नहीं है, पर वो खुद में जरूर जानते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला 6 महीने बाद। पर देखते हैं हम ऐसा वो क्या कर देते हैं। इधर हम फू के घर पे देखते हैं उसके पापा को बहुत गुस्से में। वो तो अपने बेटे पे हाथ तक उठा लेते हैं क्योंकि उनका सारा प्लान फ्लॉप हो चुका था, सुतांग का शादी हो चुका था। पर वो कहता है कि प्लीज मुझे एक और चांस दीजिए, ये प्लान मैं अपना बर्बाद नहीं होने दूंगा, क्योंकि वो सिर्फ एक बॉडीगार्ड है। अब ऐसा सीन शिफ्ट होता है उसके हस्बैंड पे। वो केक लेके जा रहे थे सुतांग के लिए, और सुतांग से बातें करते हुए भी जा रहे थे, पर तब ये कार उनके बाइक का पीछा करने लगता है। उनको भी ये चीज पता चल रहा था, तो वो बस ऐसे ही ट्रैफिक का बहाना करके फोन रख देते हैं। अब ये चीज वैसे थोड़ा अनयूजुअल सुतांग को भी लगता है, क्योंकि वो जल्दी कॉल नहीं काटते थे ऐसे बिना मतलब का, तो इसलिए वो भी निकल जाती है सब कुछ देखने के लिए। इधर थोड़ी देर के लिए तो वो उस कार से बच जाते हैं, पर जब पार्किंग एरिया में आते हैं तो वो कार उनका एक्सीडेंट कर देता है। पर उनको ज्यादा कुछ नहीं होता, फॉर्चुनेटली थोड़ा बहुत चोट लगा था, तो इतना तो वो थे कि आराम से वो लोग को कूट सकते थे। तो वो आते हैं उनके पास और अच्छा खासा पिटाई करते हैं सारे लोगों का। हाँ, सबको मार वार तो देते हैं, पर थोड़ा जख्मी तो हो ही जाते हैं। उस टाइम तक वहाँ पे सुतांग भी आ जाती है और उनको चोटें देखती भी है। तो वो उनको घर लेके आती है, मरहम पट्टी करती है। वैसे उसको गुस्सा बहुत ही ज्यादा आ रहा था, पर एक्चुअल में किस बात पे गुस्सा आ रहा था ये नहीं बताती वो उनको। पर जो भी था उस टाइम पे उसको कॉल आता है और उसको पता चलता है कि वो लोग जो लोग यानसेन को मारने की कोशिश कर रहे थे उनको हायर किया गया था, और वो किया था फू। ये जानने के बाद तो उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है फू पे। सीन शिफ्ट होता है इधर नेक्स्ट डे पे। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि वो सोच रहा था कि बॉडीगार्ड का काम तो तमाम हो चुका है, तब सुतांग तो उससे शादी कर ही लेगी, और शादी करने के बाद वो उसका सारा प्रॉपर्टी ले लेगा और उसके बाद उसको भी छोड़ देगा, और उसके बाद तो अपने मिस्टर से अच्छे से शादी कर लेगा। यही सब सोच के वो बहुत खुश हो रहा था। और तभी उसका असिस्टेंट आता है और वो बताता है कि जो कंपनी पे वो और सुतांग का कंपनी साथ में काम कर रहा था वो उसके हाथ से जा चुका है। बेचारा, इतना सारा नुकसान करने की वजह से उसके पापा तो उसको उसके कंपनी के सीईओ पद से भी हटा देते हैं और एक छोटे से कंपनी में उसको जाने के लिए कहते हैं और वहीं का सीईओ बनने के लिए कहते हैं। अब गुस्सा तो उसको बहुत आ रहा था, पर वो कुछ सोचे इससे पहले उसको एक आदमी का कॉल आता है और उस आदमी का नाम था साउदोंग, और वो उसका हेल्प करना चाह रहा था सुतांग के फैमिली के अगेंस्ट। पर क्यों, ये तो हमें अभी नहीं पता चलता। अब इधर ये बात पता चलता है यानसेन को भी कि हेंगवेई ग्रुप जो कि टॉप 10 कंपनीज में से एक है बीजिंग का, वो फू से कांटेक्ट किया है। मतलब फू में और हेंगवेई ग्रुप में क्या कनेक्शन है ये सही से पता नहीं चल पा रहा था। तो यही जानने के लिए यानसेन अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि हेंगवेई ग्रुप को इन्विटेशन देने के लिए नेक्स्ट वीक जो चैरिटी डिनर है उसके लिए। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है उसी चैरिटी डिनर पे। वहाँ पे सब लोग आ गए थे, पर सुतांग के भाई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी बहन एक बॉडीगार्ड से शादी कर ली। कम से कम फू से भी होता तो कुछ तो
अच्छा होता उनके फैमिली के लिए। पर तभी उनका असिस्टेंट कहता है कि सुतांग का और जो फेक मिस्टर गु है उन दोनों का जोड़ी अच्छा लगेगा शायद, और अगर उन दोनों के बीच में कुछ हो जाता है तो फिर उन लोग को उस बॉडीगार्ड से भी निपटने में आसानी होगा और साथ में गु फैमिली से कोऑपरेशन भी हो जाएगा इजीली। अब ये आइडिया उसके भाई को बहुत अच्छा लगता है। उस टाइम पे वहाँ से सीन शिफ्ट होता है यानसेन पे। यानसेन को फेक मिस्टर गु से कुछ बात करना था तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। बचती है अकेली सुतान। उसका भाई उसको एक ड्रिंक ला के देता है, वो भी पी लेती है अच्छे से। तभी उसके भाई को एक लड़की नजर आती है तो वो उसके पास चला जाता है। इधर यानसेन और उनके असिस्टेंट के बाद से पता चलता है कि हेंगवेई ग्रुप का जाओडोंग भी यहाँ पे आया हुआ है और अब उन लोग का प्लान था कि प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन की वजह से अगर उन दोनों कंपनी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे तो हो सकता है कि वो हेंगवेई ग्रुप को और अच्छे से जान पाए और साथ में जाओडोंग को भी। तो उन लोग का तो अब प्लान पक्का था कि वो लोग हेंगवेई ग्रुप के साथ अब कोऑपरेट करेंगे। पर बात रहा इधर सुतांग का, तो उसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगता है। तो वो उठ के वहाँ से चली जाती है गेस्ट रूम की तरफ और ये नजारा देखती है चूनिंग। तो वो जल्दी से इन्फॉर्म करती है फू को। इधर चूनिंग और फू दोनों मिलके देखता है कि जो रूम में सुतान गई है उसी रूम में फेक मिस्टर गु भी गए हैं। अब भले ही फू का प्लान था उससे शादी करने का, पर अगर फेक मिस्टर गु ही अंदर गया है तो इससे भी वो सेटिस्फाइड रहता है, क्योंकि अगर उन दोनों के बीच में कुछ भी होगा तो सुतान का शादी तो टूटेगा ही और साथ में उसके फैमिली पे भी इफेक्ट पड़ेगा और उसके बाद उसका फैमिली फिर से आएगा फू फैमिली के सामने हेल्प मांगने के लिए और इस वजह से पहले उन दोनों का शादी होगा। अब ये सब सुन के चूनिंग उससे पूछती है और जाओडोंग का क्या? वो कहता है कि जब तक ये पर्सनल मैटर है तब तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जाओडोंग कौन था और उसको किसी से क्या प्रॉब्लम था ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। इधर सुतांग का हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगा था, पर कोई तो उसके पास आता है जो उसको कंफर्ट करता है और उसके बाद उन दोनों के बीच में सब कुछ होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है उसके भाई पे। उसका असिस्टेंट आके बताता है कि उस रूम में मिस्टर गु चले गए हैं और बहुत अच्छे से सब कुछ हो रहा है। अब ये सोच के तो वो भी खुश हो जाता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर पहले जब वो लोग बात कर रहे थे ना उस पे, जब उसका असिस्टेंट उसको ये एडवाइस दिया था मिस्टर गु और सुतांग को साथ में एक रूम में बंद करने वाला। ये चीज उसके भाई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि अगर किसी को वो पसंद करेगी तो वो खुद ही उसके पास जाएगी, ना कि उन लोग को अरेंज करना पड़ेगा किसी को। पर मिस्टर गु के साथ कोऑपरेशन भी तो उन लोग को करना था, इसीलिए वो लोग डिसाइड किए थे कि कोई कंपनी की कोई और लड़की होगी तो भी चलेगा। तो इसी वजह से वो उस लड़की को कांटेक्ट किया था और वैसे उस लड़की को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। पर अभी उसको लग रहा था कि मिस्टर गु उसी रूम में गया है जिसमें वो उस लड़की को अरेंज किया था। पर अब वो सोचता है कि उसकी बहन यहाँ से इतने अपसेट होके क्यों गई। तब उसका असिस्टेंट बताता है कि वो 2 ड्रिंक्स में मिलाया था वो मेडिसिन, क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद मिस्टर गु ऐसे ही नहीं जाएंगे वहाँ पे तो मेडिसिन देना पड़ेगा, और उन्हीं क्लास में से एक वो ले जाके अपनी बहन को दे दिया था। अब ये पता चलता ही वो पहले असिस्टेंट को डांटता तो अच्छे से है, पर फिर अपनी बहन के पास पहुँच जाता है। वहाँ जाके पता चलता है कि वहाँ पे चुनिंग पहले से ही है और कैमरा ऑन करके ही उस रूम में घुस रही है, पर वहाँ तो उसको सुतांग के अलावा कोई दिखता ही नहीं है। तो वो पूरे रूम में ढूंढना शुरू कर देती है। तब उस रूम में ही मिलते हैं सुतांग के हस्बैंड भी, और उनको देख के वो बहुत शॉक्ड हो जाती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। वो कहती है कि मेरे रूम में मेरे हस्बैंड के अलावा किसी और को भी होना चाहिए था क्या? अब ये बात तो सही था, पर इतना तो पक्का था कि वो कुछ तो पता लगाने यहाँ जरूर आई थी। ये सेम क्वेश्चन सुतांग का भाई भी उससे पूछता है। वो कहती है नहीं, मैं गलती से इस रूम में आ गई थी, पर डेफिनेटली ये सच नहीं था, क्योंकि वो तो कैमरा ऑन करके ही आई थी। इट मींस वो सुतांग का रेपुटेशन खराब करना चाहती थी। अब ये बात जब हो ही रहा था तो चूनी को तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उस टाइम पे वहाँ पे फू भी आता है और फू को देख के यानसिन तो अपनी वाइफ को और करीब खींच लेते हैं। तो अब ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता है और फॉर्चुनेटली सुतांग को कुछ होता भी नहीं है। अब यहाँ से सीन सिर्फ होता है फू पे। वो तो बहुत ड्रिंक किए जा रहा था और उसके पास चुनिंग आती है उसको रोकने के लिए, तो उसको चुनिंग में ही सुतान दिखना शुरू हो जाती है। तो वो सुतांग का नाम लेके ही उससे बातें करने लगा है। उससे नाराजगी जताता है कि वो शादी कैसे कर सकती है एक बॉडीगार्ड से, और साथ में प्यार भी जताता है कि ये बोल के कि अगर तुम मेरी हो जाओगी तो मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। ये सब बोल के उसके करीब जा रहा था तो वो भी गुस्सा आ जाती है कि मैं सुतांग नहीं हूँ। अब जाके उसको पता चला था कि हाँ वो तो चूनिंग है। तो वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पॉइंट पे वो उससे कहती है कि मैं चूनिंग हूँ और जिसका तुम बात कर रहे हो वो किसी और से शादी कर चुकी है। अब ये सुन के वो उसको एक चाटा चढ़ देता है और सारा ब्लेम उसी पे डाल देता है कि अगर तुम मुझे उस दिन नहीं बुलाई होती ना तो मेरा और सुतांग का कब की शादी हो चुका होता। अब ये सारा बात पे वो भी गुस्सा आ जाती है। वो कहती है कि तुमको तो मैं अच्छी लगती थी ना, तुमको सुतांग का टेम्पर तो बिल्कुल पसंद नहीं था, तुम बोलते थे कि तुमको मैं ज्यादा समझती हूँ। अब ये सब बोल के वो उसको धक्का दे देता है और जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द होने लगता है और फू को तब भी लग रहा था कि वो नाटक ही कर रही है और ये सारा नजारा वो दोनों भी देख रहे थे। सुतांग तो कहती भी है कि यही है इन लोगों का सो कॉल्ड ट्रू लव। अब यहाँ से सीन सिर्फ होता है नेक्स्ट डे पे। वो अपने असिस्टेंट से पूछते हैं कि हेंगवे का इन्वेस्टिगेशन कैसा चल रहा है, जिसपे वो कहता है कि सी फैमिली तो ऊपर ऊपर से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है हेंगवे ग्रुप से, पर हाँ कुछ प्रोजेक्ट्स है जो उन लोग में चल रहा है। अब इस बात पे वो जाओडोंग के बारे में पूछते हैं, मतलब हेंगवे ग्रुप का हेड
ग्रेजुएटेड, तो वो बताता है कि वो एक आर्ट स्कूल से ग्रेजुएट किया है और शुरुआत में तो उसके पास कुछ भी नहीं था, पर खुद से ही फिर अपना बिजनेस खड़ा किया और उसका कंपनी टॉप 3 कंपनीज में से एक है। अब ये चीज सुन के उनको भी थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि जाओदोंग में कुछ तो बात जरूर होगा, पर फिर भी उनको ऐसा लग रहा था कि जाओदोंग सू फैमिली से तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड जरूर है, पर कैसे ये अभी उनको नहीं पता चलता। तो अब वो आते हैं सू फैमिली के साथ जो उनके कंपनी का प्रोजेक्ट चल रहा था उस पे, जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। तो यानसन कहते हैं कि उस प्रोजेक्ट का ज्यादा प्रॉफिट सू फैमिली को ही देने के लिए, इन शॉर्ट सुतांग को देने के लिए। तो अब इधर सुतांग को भी पता चलता है कि जो प्रॉफिट वो लोग एस्टिमेट किए थे उससे 50% ज्यादा प्रॉफिट हुआ है और वो उन्हीं लोग को मिलने वाला है। तो वो बोल ही रही थी कि वो चाहती है किसी को इनवाइट करना, तभी उसको कॉल आता है उसके पापा का और वो तो बहुत ही शॉक्ड हो जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जब वो अपने पापा से बहस कर रही थी, पर किस बारे में। तो अब उसके पापा चाह रहे थे कि जो कि ये प्रोजेक्ट अब फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है, तो ये प्रोजेक्ट उसके भाई को हैंड ओवर कर दिया जाए, और ये चीज सुतांग को बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं था। पर उसके पापा कहते हैं कि तुम लड़की हो, शादी के बाद तुम्हारा ये सब थोड़ी ना है, तो अपने भाई को संभालने दो, अपने भाई से ही क्या कॉम्पीट करते रहती हो पूरा टाइम। अब वो बोलती है कि मैं अपने भाई से कम्पीट नहीं कर रही हूँ, पर उसके पापा मान ही नहीं रहे थे। बहुत जिद पे अड़ गए थे कि तुमको प्रोजेक्ट ये हैंड ओवर करना ही पड़ेगा अपने भाई को, और इस वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी तो तुम्हारे भाई को पहचानेंगे ना। वो कहती है कि आप मुझे इतना काबिल नहीं समझते क्या, पर वो एक बेटी थी उनके हिसाब से, तो बेटा से क्या ही कंपैरिजन। और अब तो वो उसको कहते हैं कि ठीक है, तुमको हर महीने 1 मिलियन दे दिया जाएगा तुम्हारे खर्च के लिए, तुम और तुम्हारा हस्बैंड उसी में चलाना काम। अब इस बात पे उसका भाई भी कहता है ठीक है, फिर 1 मिलियन मेरी भी तरफ से, पर वो कहती है कि मैं इस प्रोजेक्ट पे गिव अप नहीं करूंगी। इस बात पे तो उसके पापा उसको एक थप्पड़ चढ़ देते हैं। वो वही सब बोलने लगते हैं कि मैंने कभी कमी किया है क्या तुमको पालने में, तो फिर इतना ग्रीडी क्यों हो रही हो, पर अगर तुमको फिर भी नहीं मानना है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। ये सब सुन के उसको बहुत बुरा लगा है। वो बस रात में ऐसे ही खड़ी थी, ये सारा बात उसके दिमाग में चल रहा था कि उसके पापा ऐसे कैसे बोल सकते हैं उसको, पर कहीं ना कहीं वो भी जानती थी कि उसके पापा ऐसे ही हैं। अब यही सब सोच सोच के रो रही थी, तभी उसके हस्बैंड वहाँ पे आते हैं। वो उसको घर ले जाने के लिए आए थे और पूछते भी है कि वो रो क्यों रही है, जिसपे वो कुछ नहीं बताती, बस कहती है कि मैं ठीक हूँ पर मेरा कोई घर नहीं है। पर वो उसको समझाते हैं कि वो उन लोग के लिए आंसू ना बहाए जो लोग उसको नहीं समझते कभी भी, और वो जो की बहुत अच्छा की, क्योंकि वैसे भी वो आज तक बहुत लोगों का हेल्प की है और वो लोग उसको याद रखते हैं। और वैसे भी हम कहते हैं ना कि जिसको जो चीज बहुत इजीली मिल जाता है वो उसका वैल्यू नहीं करता, तो यहाँ पे भी बात ऐसा ही था। ये सारी बातें सुन के वो भी बहुत इमोशनल हो जाती है और उनको हक कर लेती है, और वो भी समझ रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए उसके हस्बैंड या फिर उसके बॉडीगार्ड हमेशा उसके साथ रहते हैं और उसको हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो अब नेक्स्ट डे वो फिर से ऑफिस जाती है जहाँ पे उसका भाई बैठा हुआ था, और उसका भाई बहुत इतराते हुए उससे कहता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, पर पापा बोले कि ये साइन इन सेरेमनी का इंचार्ज मैं ही रहूंगा, और वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी मुझे देखेंगे, और साइन करने के बाद ग्रुप भी पेमेंट मुझे करेगा। ये सारी बात सुन के वो इस पर अपना मुंह नहीं चलाती, अपना हाथ चलाती है, उसको अच्छे से बांध देती है और मुंह पे भी टेप चिपका देती है, क्योंकि बहुत बकवास कर रहा था वो, और आराम से वहाँ पे चली जाती है। पर वहाँ पे सारे लोग को देख के उसको बहुत अजीब लग रहा था, और वो इतना लेट से आई थी पर और लोग भी नहीं आया हुआ था। अब उस मोमेंट पे वो कॉल करती है अपने बॉडीगार्ड को, पर वो कॉल ही नहीं उठाते, और ये चीज तो उसको और अजीब लग रहा था। और वो कॉल इसलिए नहीं उठा रहे थे क्योंकि वो ऑलरेडी बैकडोर से वहाँ पे घुस चुके थे और सबको पीट भी रहे थे। अब इधर इसको बहुत ही अजीब वाइब आ रहा था, तो वो सोचती है वहाँ से निकलने का, पर वहाँ से कोई निकलने दे तब ना, उसको तो बेहोश तक कर दिया जाता है। पर फॉर्चुनेटली उसको जब लेके जाया जा रहा था तभी वहाँ पे उसके हस्बैंड आ जाते हैं, तो अपनी वाइफ को पकड़ लेते हैं और उन लोग को मारते भी है। तो अब सुतांग को मेडिसिन खिला के उसको होश में लेके आते हैं और बचते बचाते वहाँ से भागते हैं। हाँ, लोगों को पीटते भी है, पर उसको सही सलामत लिफ्ट पे चढ़ा देते हैं। इस चक्कर में थोड़ा बहुत चोट तो उनको भी लगता है, और ये देख के वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वो जल्दी से बाहर आती है तो वो तो उसको सही सलामत मिलते हैं, पर सारे लोग उनको हेड ऑफ द गू फैमिली बोल के रिस्पेक्ट दे रहा था। अब ये चीज सुतांग को बहुत ही ज्यादा शॉकिंग लगता है, और इसका एक्सप्लेनेशन वो कुछ मांगे इससे पहले वो उसी के ऊपर बेहोश हो जाते हैं। तो अब हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं। वैसे उनके कहने पे डॉक्टर तो सुतांग को कह देता है कि अभी तक रिकवर नहीं हुए थे, और फिर इतना सारा कुछ हो गया तो इस पर अच्छा खासा टाइम लगेगा उनको ठीक होने में, वो ठीक नहीं है। अब ये सारी बातें उसको अच्छा नहीं लग रहा था। वो तो यानसेन को ऑर्डर देती है उठने के लिए, पर वो उठने वाले थोड़ी ना थे, तो वो उनका हाथ पकड़ के वही बैठ जाती है, खूब रोने लगती है। उसको उनका वो हालत देखा नहीं जा रहा था, और वो ठीक नहीं होंगे तो उसके साथ कौन रहेगा, यही सब बोल के खूब रोती है। साथ में एक चीज भी बोलती है कि अगर आप उठ जाओगे ना तो मैं एक चांस आपको जरूर दूंगी। अब ये सुन के वो उठ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम सच में मुझे एक्सेप्ट कर रही हो। वो कहती है हाँ, बस मैं एक चांस दे रही हूँ और कुछ नहीं। ये सुन के वो बहुत खुश हो जाते हैं, और वो ठीक थे, ये जान के ही वो बहुत खुश थे। तो अब वो आती है पॉइंट पे, वो उनसे पूछती है कि सारे लोग मिलके उनको हेड ऑफ द गू फैमिली क्यों बोल रहे थे। अब
अब ये सुन के वो बस कह देते हैं कि नहीं नहीं तुम गलत सुनी, वो लोग तो बस पूछ रहे थे कि उन लोग को वहाँ से लेके जाया जाए या नहीं। अब ऑब्वियसली उसको इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा था, पर वो कहते हैं कि मुझे प्यास लगा है, तो वो उनको पानी देती है। फिर इस बारे में कुछ नहीं पूछती, वो बस इतना कहती है कि ये लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज से ज्यादा, तो अपने लाइफ का ध्यान रखा करो। अब ये सुन के वो कहते हैं पर मेरा लाइफ तो तुम्हारा है। अब वो तो टॉपिक ही चेंज कर देती है, वो कहती है कि तुमको भूख लगा हुआ ना तो मैं खाना लेके आती। तो वो तो बाहर चली जाती है, पर अब उसको लग रहा था कि उसके मन में भी फीलिंग्स आने लगा है यानसिन के लिए। तो उसके जाने के बाद उनका असिस्टेंट वहाँ पे आता है और तब बताता है कि वो जो भी लोग थे वो लोग साउदों का अरेंज किया था। अब ये सारा बात तो ठीक था, पर उनका असिस्टेंट बार बार उनको एक चीज जरूर बोलता था, और वो ये कि वो अपना आइडेंटिटी अपनी वाइफ को बता दे, पर वो ही नहीं बताना चाह रहे थे, क्योंकि अगर सुल्तान के लाइफ पे 1% भी रिस्क है तो वो पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे थे। और अभी भी वो यही कहते हैं कि एक बार साउदोंग का जो भी मैटर है इसको निपटा लो, उसके बाद मैं उसको बता दूंगा। अब इस पॉइंट तक वहाँ पे सुतांग भी आ जाती है, पर वो कुछ भी नहीं सुनी थी, और उसको देख के वो लोग ऑब्वियसली आगे कुछ बात भी नहीं करते हैं। उनका असिस्टेंट निकल जाता है वहाँ से, तो वो खाना लाने गई थी, आती है, खुद से उनको खिलाती है। पर हाँ, अब उसको इतना जरूर पता चल गया था कि वो कुछ न कुछ तो उससे जरूर छुपा रहे हैं, और क्या इसका तो वो पता लगा ही लेगी। तो अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, वो अपने घर पे आती है, और उसका भाई तो उस पर बहुत बरसे जा रहा था, क्योंकि 6 घंटों तक बेचारा को वैसे ही रहना पड़ा जैसा वो छोड़ के गई थी। अब इस बात पे वो भी बहुत अच्छा आंसर देती है, वो कहती है कि 6 घंटों तक तुमको कोई देखने नहीं है, सोचो तुम कितना यूजलेस हो। अब इस बात पे उसके पापा भी उसको डांटते हैं, पर वो कहते हैं कि मुझे फोर्स किया गया था। अब भाई चिल्लाना शुरू कर देता है कि अगर प्रोजेक्ट गया तो हमारी फैमिली पे अच्छा खासा असर पड़ेगा, स्टॉक प्राइस पे गिर जाएगा। वो कहती है कि अगर तुम जाते ना तो तुम मर जाते। अब उसके पापा कुछ बोले इससे पहले वो सब कुछ बताती है। वो कहती है कि मेरा लाइफ खुद ही डेंजर में था, अगर यानचे नहीं होते तो आज मैं मर चुकी होती। अब इस बात पे उसके पापा भी कुछ नहीं बोलते, लेकिन वो भी श्योर थी। वो अपने पापा को कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोग ये काम करवाए हैं वो हमारे फैमिली को टारगेट कर रहे हैं। अब इधर थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन वो भी करवाती है, तो हेंगुई ग्रुप के बारे में उसको भी पता चलता है। अब उसी टाइम पे वहाँ पे यानसेन आते हैं, जो कि ऑब्वियसली हॉस्पिटल में थे 3 दिनों से, पर अब ठीक हो गए थे तो अब आ गए थे। तो वो उससे पूछते हैं कि तुम मुझे मिस की। वो कहती है नहीं। ये जान के वो उसको किस कर लेते हैं और कहते हैं आंसर चेंज करने के लिए, पर उसको आदत था इनिशिएटिव खुद से लेने का हमेशा। तो अब इस पर वो उनको किस करती है, पर अपने होशो आवाज में और अपनी मर्जी से भी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, वो अपनी फ्रेंड के साथ क्लब में थी, दोनों आराम से बात कर रहे थे वैसे उसके बॉडीगार्ड के ही बारे में, जिनको वो पसंद भी करने लगी थी। अब उस टाइम पे बात तो कर रही थी, पर उसकी फ्रेंड यानसिन को वहाँ पे देखती है। जब दोनों जाके चेक करती है तो पता चलता है कि वो लोग मिलके एक आदमी को पनिश कर रहे हैं, और इस टाइम पे वो वू फैमिली के हेड के ही गेटअप में थे, और अपने मुंह से ये बात बोलते भी है, जिससे उन लोग को अच्छे से पता चल जाता है कि जी हाँ, यानसिन एक वू फैमिली के हेड है। और अपना काम निपटा के इस सुल्तान को वो भी देख लेते हैं। वो चाहते हैं उसके पास एक्सप्लेन करना चाह रहे थे, पर वो कुछ नहीं सुनती। उसके घर भी जाते हैं, पर वो तो पासवर्ड ही चेंज कर दी थी अपने डोर लॉक का। बेचारे रात भर वही घरे रहते हैं। जब सुबह में वो बाहर आती है तब वो उससे मिलते हैं, और अब तो वो उनसे ठीक से बात भी नहीं कर रही थी। हाँ, मिस्टर गू बोल रही थी, इज्जत भी दे रही थी, पर बहुत बेकार तरीके से। अब उस टाइम वो उसके पीछे जाने वाले थे, पर उनको कॉल आता है कि जाओदोंग फिर से कुछ किया है, तो वो जाते रहे उसके पीछे। अब थोड़ी देर बाद जब वो ऑफिस में बैठी हुई थी तब उसके पास फू आता है। वो कहता है कि मैंने सुना है उस कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है जो तुम्हारे और गू फैमिली के बीच में है। वो कहती है हाँ। तो वो कहता है इस टाइम पे सिर्फ मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तुम अपने बॉडीगार्ड को डिवोर्स देके मुझसे शादी करो, उसके बाद मैं कैपिटल इंजेक्ट करवा दूंगा इस कंपनी में। इस पॉइंट पे वो कहती है कि तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ जाता है मुझे ये सब बात बोलने का। अब फू भी कहता है कि तुमको क्या लगता है कौन तुम्हारा हेल्प करेगा मेरे अलावा? वो तुम्हारा बॉडीगार्ड जिसको लड़ने के अलावा और कुछ नहीं आता, और 10 बिलियन कमाने में उसको पूरा जिंदगी लग जाएगा, पर फिर भी वो नहीं कमा पाएगा। अब इस पॉइंट पे वहाँ पे मिस्टर गू आते हैं अपने गेटअप पे, यानी कि यानसेन आते हैं, और वो 10 बिलियन देने के लिए एकदम रेडी थे, और उसका कॉन्ट्रैक्ट भी बना के लाए थे। वैसे बस उसको साइन करना था, वापस देने का कोई जरूरी नहीं था, क्योंकि ऐसा बेट्रोथल गिफ्ट वो लेके आए थे। और इस पॉइंट पे फू को भी अच्छे से पता चल जाता है कि यानसेन कोई बॉडीगार्ड नहीं है, वो गू फैमिली के हेड है। अब इस पॉइंट पे बोन से कहती है कि क्या कर रहे हो आप, सू फैमिली का यूज करना चाह रहे हो क्या? वो कहते हैं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ना ही कभी तुम्हें धोखा दिया है, और ना ही कभी तुम्हारी फैमिली के अगेंस्ट कुछ करना चाह रहा हूँ। मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए जेन्युइन है। वो कहती है अगर मुझे नहीं पता चलता तो तुम तो शायद बताते भी नहीं मुझे अभी ये बात कि गो फैमिली के हेड तुम हो, तुम अपना आइडेंटिटी छुपाए मुझसे। वो कहते हैं कि हाँ, मैंने अपना आइडेंटिटी छुपाया, पर ऐसा नहीं है कि ये बहुत दिनों तक चलता, मैं तुम्हें खुद बता देता, पर प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से कुछ भी नहीं छिपाऊंगा, और मेरे फैमिली में हर कुछ है, सिर्फ एक कमी तुम्हारा ही है। वो कहती है कि अगर हमारा डिवोर्स होगा तो मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली से निकाल
दूंगी। वो कहते हैं गू फैमिली में सब कुछ तुम्हारा ही है, पर डिवोर्स ऑप्शन में ही नहीं है। उनको इसके आगे कुछ और नहीं बोलना पड़ता क्योंकि वो खुद से बढ़ के उनको किस करना शुरू कर देती है। तो वो भी पीछे कहाँ ही हटने वाले थे, और अब तो दोनों साथ में भी रहने लगे थे ऐसा हस्बैंड वाइफ। और अब वो चाह रहे थे कि गू फैमिली की हेड की वाइफ जो कि सुतांग है, ये बात वो सभी को बताए। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, वो अपने ऑफिस में थी, तभी उसको पता चलता है कि हैंगवेई ग्रुप अनाउंस किया है कि वो कोऑपरेशन जीत गया है सिंगचिंग ज्वेलरी प्रोजेक्ट का, और उनका बिडिंग मटेरियल भी लीक हो चुका था। अब ये बात तो थोड़ा टेंस होने वाला था क्योंकि वो लोग अभी अभी अपना मैरिज पब्लिक किए थे, फिर अचानक से कौन उन लोग से बदला लेने के लिए आ गया। पर इसी टाइम पे उसको पता चलता है कि जो जाओडोंग है वो उसकी मम्मी की क्लास में पढ़ता था, मतलब वो दोनों कॉलेज क्लासमेट्स थे। अब इतना बोल के फोटो भी आ जाता है उसको, तो वो भी देख लेती है सब कुछ। इस बात पे वो उससे पूछती है कि उसको कोई ग्रज था क्या मेरी मम्मी के अगेंस्ट। वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं था, पूरा उल्टा था, उसको क्रश था आपकी मम्मी पे। अब इस टाइम पे उसको एक आइडिया आता है, और वो क्या आता है वो अभी हमें नहीं पता चलता। अब उसी दिन वो एक जगह जाती है जहाँ उसकी मम्मी का नेकलेस रखा हुआ था, जो उसकी मम्मी खुद ही डिजाइन की थी जब वो कॉलेज में थी तब, और उसके वजह से उनको अवार्ड भी मिला था। अब ये नेकलेस उसकी मम्मी का था, तो उसमें साउदोंग का इंटरेस्ट जरूर होगा, और उसका प्लान यही था। अब ऐसे ये सारी बात वो अपने हस्बैंड को बता रही थी, तो वो भी कहते हैं कि मैंने गोयू को बोल दिया है हैंगवेई कैश फ्लो को वो मॉनिटर करेगा। तो अब नेक्स्ट डे उन लोग को एक पार्टी में जाना था। सुतांग भी अच्छे से रेडी हो गई थी, और उसको वैसे अभी कोई रेडी करके गया था, और आज वो अपनी मम्मी का नेकलेस भी पहनी थी, पर उसको अपने लिपस्टिक में कुछ अजीब फील होने लगता है और वो बेहोश भी हो जाती है। जब होश आता है तो वो बंधी हुई थी, और उसके गले का नेकलेस एक आदमी के हाथ में था, और वही था जाओडोंग। पर वहाँ पे सुतांग अकेली नहीं थी, उसका भाई और उसके पापा भी बंधे हुए थे। पर जाओडोंग ऐसा कर क्यों रहा था? तो उसके हिसाब से सुतांग की मम्मी का शादी एक गलत आदमी से हो गया, और वो आदमी यानी कि सुतांग के पापा उसकी मम्मी का ध्यान नहीं रख पाए, इसी वजह से उनका डेथ हो गया। जाओडोंग का तो बस चले तो वो अभी सबको मार दे, पर वो मारता नहीं है। वो सुतांग को बताता है कि तुम जिस चेयर पे अभी बैठी हो ना, यहाँ पे तुम्हारी माँ बैठ के पेंट किया करती थी, और तुम लोग को जन्म देने की वजह से और ऐसे घटिया आदमी से शादी करने की वजह से उसका जान चला गया। अब ये बात तो साफ था कि उसकी माँ का बदला लेने के लिए ही वो सू फैमिली को टारगेट कर रहा था, और ये बात वो एक्सेप्ट भी करता है वैसे। अब इस पॉइंट पे सुतांग उसको बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, लाइक वो बोलती है कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो इससे मेरी माँ खुश होगी क्या? पर वो कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसके हिसाब से वो उसकी माँ को बहुत प्यार करता था, और इतना कम एज में उनका डेथ हो गया, तो इसके रीजन वो हर आदमी है जिसका सरनेम सू है। अब बहस तो बहुत हो गया था, वो तो उसके पापा को ऊपर से नीचे फेंकने वाला था, और भाई को तो चाकू तक मार देता है। पर जब सुतांग को कुछ करने आता है तब तक वहाँ उसके हस्बैंड आ जाते हैं और उसको फ्री भी कर लेते हैं। पर ऐसे कैसे वहाँ पे वो आ गया? तब पता चलता है कि ये सारा प्लान सुतांग का ही था, और जाओडोंग के साथ जो लोग खड़े थे वो लोग भी कब चेंज हो गए उसको पता ही नहीं चला बकवास करने के चक्कर में। पर इस बात से भी उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो जिंदा था ना, तो वो चाहे तो वो सू फैमिली को इजीली बैंकरप्ट करवा सकता है। पर यानसेन भी बात है, और वो कहते हैं कि तुम श्योर हो तुम ये कर पाओगे, क्योंकि इस चीज का उसको चांस नहीं मिल पाता। उसके कंपनी हैंगवेई का इंडेक्स कोलैप्स कर गया था, और अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। उसका 20 साल का मेहनत बर्बाद हो चुका था। बेचारा बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो तो सुतांग को अभी मार दे, पर ऐसा कुछ वो होने नहीं देते, वो उसको बेहोश कर देते हैं। तो अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, उनका असिस्टेंट उनको बताता है कि फू फैमिली से फू को निकाल दिया गया, और उसके पापा भी उससे अपना रिश्ता खत्म कर दिए। तो अब सू फैमिली पे से तो खतरा टल गया था, तो अब उनके पास सिर्फ एक ही चीज था, अपनी वाइफ के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना। तो अब वो लोग करते भी ऐसा ही है, दोनों एकदम अच्छे से हस्बैंड वाइफ वाला जिंदगी जीने लगता है। पर एक दिन सुतांग आके उनसे बहुत चिपकने लगती है, और वो भी दिल से, और कुछ अलग ही आज फील हो रहा था यानसेन को, इसलिए वो नहीं समझ पा रहे थे कि उसको हो क्या गया है। पर तब पता चलता है कि वो यानसेन का डायरी पढ़ी थी, जिसमें वो अपने पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ लिखे हुए थे। और हाँ, अब सुतांग को भी उन लोग के पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ याद आ चुका था। तो बस अपने दो लाइफ में इतना सारा प्यार करने के लिए वो उनको थैंक यू बोल रहे थे, और उसका तरीका तो यही था। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।